नमस्कार। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का सिलेबस हिस्ट्री ऑनर्स का देख रहे हैं, जिसमें अब बीए पार्ट थर्ड का हिस्ट्री ऑनर्स जिनका जो जो ऐसे विद्यार्थी है जिनकी प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स को हिंदी में प्रतिष्ठा कहते हैं, उसकी प्रतिष्ठा इतिहास है। और इस इतिहास का विषय वस्तु देख रहे हैं। हम लोग देखेंगे किस पेपर का। तो पहले आप लोग 4 पेपर का एग्जामिनेशन पहले दे चुके हैं। आप 1 2 दिए होइएगा, उसके बाद में 3 और 4 दिए होइएगा पार्ट 2 में। आप पार्ट थर्ड में आप 5 6 7 8 यानी 5 6 7 8 को दीजिएगा पेपर को। तो आज इसी का हम विश्लेषण रूप से ये इनकी जो सिलेबस है, विषय वस्तु है, उसका पूरा मैं वर्णन कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, हर एक सिलेबस के पेपर में हम यूनिट बनाए हुए हैं और हर एक यूनिट में 5 यूनिट दे रहे हैं और हर एक यूनिट पे ABC करके हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास पेपर 5 भारतीय इतिहास है ये, ठीक। 1526 से लेकर के 1750 तक का ये यूनिट ऑफ एस्टेब्लिश ऑफ मुगल रूल, मुगल शासन की स्थापना। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। ए में था ये, ठीक है। यूनिट 1 का ए था ये। बी पानीपत का प्रथम युद्ध। सी मुगल शासन की स्थापना। डी मुगल अफगान संघर्ष, हुमायूं शेरशाह सूरी। अब यूनिट 2 को देखते हैं। मुगल साम्राज्य का विस्तार और उसका शासक। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और देखिएगा, अगर आपको इस वीडियो का धुंधलापना अगर दिखाता होगा, आपके मोबाइल में अगर मेरे वीडियो का धुंधलापना दिख रहा होगा, तो आप क्या कीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप गौर से सुनिए, याद कीजिए। नहीं होता है तो आप लिख लीजिए, क्योंकि आप लिखिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करता है, लिखता नहीं, सिर्फ सुन के हवाबाजी में छोड़ देते हैं। देखिए, वो पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता है जो छेनी हथौड़ा की मार न सह सके। इसलिए वो विद्यार्थी कभी सफल नहीं होगा जो लिखने से पीछे हटेगा। आप लिखना प्रारंभ कीजिए किसी भी चीज़ को। जब लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ऑटोमेटिक सीख जाइएगा। चलिए आप यूनिट 3 देखते हैं, राजनीति। ए शेरशाह का प्रशासनिक व्यवस्था, माने शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। बी मुगल का विकेंद्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीति। सी मनसबदारी व्यवस्था। डी मुगलों की राजपूत एवं दक्षिण नीति, उत्तर पश्चिमी सीमा का नीति। अब देखते हैं यूनिट 4, मुगल साम्राज्य का पतन और विकेंद्रीकरण। अब जैसे मुगल साम्राज्य का पतन होगा तो इसमें ए जो है मराठा का उदय है, क्योंकि जहां मुगल साम्राज्य का पतन है वहां मराठा का उदय होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग, मुगल सिख रिश्ता, मुगल सिख रिलेशन पूछ रहा है ये। बी में, सी में औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य का स्थिति। डी में किस ऑफ द डिक्लेरेशन एंड फेल ऑफ मुगल एम्पायर, मतलब मुगल एम्पायर का जो अंतिम आखिरी खत्म हो गया तो उसमें क्या क्या हुआ इसके बारे में पढ़ना होगा आपको। उसके बाद यूनिट 5, समाज, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक। सामाजिक संरचना हिंदू मुस्लिम। बी अर्थव्यवस्था कृषि वाणिज्यिक संगठन व्यापार। सी मुगल कला। डी भाषा का विकास हिंदी उर्दू मैथिली। आप पेपर 6 देखते हैं। पेपर 6 हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया माने भारतीय इतिहास, ये भी है पेपर 6, लेकिन ये औपनिवेशिक शासन के अनुरूप माना जाता है। 1757 से 1947। इसमें भी यूनिट वाइज बांटेंगे, इस पेपर 6 में भी यूनिट वाइज बांटेंगे। तो पहला यूनिट देख लेते हैं, ब्रिटिश शक्ति का उदय और विकास। ए पलासी और बक्सर का युद्ध, बंगाल पर सर्वोच्चता। बी हैदर अली टीपू सुल्तान का आधिपत्य। सी सब्जेक्शन ऑफ द मराठा पावर की सिस्टेटी, मतलब मराठा पावर विकसित कैसे हुआ। उसके बाद में डी सहायक संधि प्रणाली। उसके बाद में यूनिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश पावर, ये ब्रिटिश पावर का जो कौन ऐसे गवर्नर जनरल थे जो इसको जो है सपोर्ट किए, कौन कौन इसको आगे बढ़ाए हैं। तो ए वारन हेस्टिंग, जो आपको 1772 से लेकर के 1786 तक पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद में कॉर्नवालिस 1796 से लेकर के 1793 तक पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद में बेंटिंक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से लेकर के 35 तक आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। और डलहौजी 1848 से लेकर के 1856 तक की कार्यकाल को मिलेगा। उसके बाद में इसी का यूनिट 3 आते हैं, संवैधानिक बदलाव।
ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान संवैधानिक बदलाव हुए। उसके बाद में बी 1909 में मार्लो मिंटो सुधार, इसको भी पढ़ना है। सी 1919 का एक्ट। डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अब यूनिट 5 देखते हैं। सोशल इकोनॉमिक चेंज, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जिसमें राजा राम मोहन राय आ जाएगा और अब बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे महान व्यक्ति। उसके बाद में बी आधुनिक शिक्षा का विकास। सी राइट ऑफ रूल इकोनॉमी, माने इकोनॉमी कैसे रूल हुआ। उसके बाद में इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल्स, मतलब प्रौद्योगिकी का क्रांति कैसे हुई, प्रौद्योगिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति के बारे में है ये। उसके बाद में यूनिट 5 भारतीय राष्ट्रवादी, 1857 की क्रांति। या इसमें 1-2 करके बजाय, मतलब बी भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और प्रकृति। सी पेपर कितना के यूनिट 5 ही बोल रहे हैं, पेपर 6 का ही है ये। तो इसमें भारतीय राष्ट्रवाद, गांधी जी का असहयोग आंदोलन का, उनका आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता का कारण, ये 4 हो गया। भारतीय स्वतंत्रता का कारण भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग इतिहास का पेपर 7, 1776 से 2000 तक, ईसा पूर्व तक की। तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, अमेरिका की स्वतंत्रता, ये विश्व का इतिहास होगा। अमेरिका का स्वतंत्रता ए। बी 1779 के फ्रांस की क्रांति। सी फ्रांस की क्रांति 1848। डी रसायनिक क्रांति, रसियन क्रांति, रासायनिक नहीं, रसियन क्रांति 1917 का रसिया की क्रांति, जो लेनिन उलिन आया है एकदम स्टालिन ये सब का। उसके बाद आगे देखते हैं यूनिट, इसी का यूनिट 2 देखते हैं। 9th सेंचुरी ऑफ यूरोप, 19वीं शताब्दी का यूरोप। ए फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट तृतीय, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, पूर्वी समस्याएं। आप देखते हैं यूनिट 3 प्रथम विश्व युद्ध और इसके परिणाम। ए प्रथम विश्व युद्ध का कारण, पेरिस शांति समझौता, लीग ऑफ नेशन, महान आर्थिक मंदी 1929 जो हुआ है। यूनिट 2 विश्व युद्ध, इटली में फैसीवाद का उदय। बी जर्मनी में नाजीवाद का उदय। सी पास्ट डॉक्ट्रिन एंड म्यूच, मतलब कि इन मोनार्की की शक्ति के बारे में, इनकोड की शक्ति के बारे में, और माने लोकार्की और मिचुनुप समझौता है, इसके लोकार्की और मिनुच समझौता जो हुआ है, इसको पढ़ना होगा। डी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। आपको यूनिट 5 अब इसमें है पास्ट विश्व वार डेवलपमेंट, मतलब पास्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट, मतलब विश्व के विकास में। द यूएनओ को पढ़ना होगा आपको। बी शीत शुद्ध को पढ़ना होगा। सी नॉन अलायंस मूवमेंट, नॉन कम्युनिस्ट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष। डी भौगोलिकरण। अब आगे देखते हैं हिस्ट्री का पेपर नंबर 8, ये आखिरी पेपर है। ये पेपर है आपको कंपेरेटरी ऑफ इंडिया, मतलब 1947 से 2000 तक का, इसमें इतिहास होगा। 47 से 2000 तक का है। इसमें एक नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ है। ए भारतीय संविधान का निर्माण। बी राज्यों का बंटवारा और सम्मिलित। सी भारत का विदेश नीति 51 ए। डी राष्ट्र निर्माण में नेहरू का योगदान। अब यूनिट 2 देखते हैं इसी का, पेपर 8 का, सर्वोदय आंदोलन, जेपी आंदोलन, महिला आंदोलन, आतंकवादी आंदोलन। उसके बाद यूनिट 3 देखते हैं शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, टेक्निकल, कंपेरियल। उसके बाद में बी सामाजिक कारण, महिला दलित बच्चा, सामाजिक कारण में महिला दलित बच्चा, ये 3 ही आ जाएगा। सी सब जरूरत, माने स्वास्थ्य, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट्स की है कम्युनिकेशन। और डी सामाजिक न्याय। यूनिट 4 में पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि, औद्योगिक विकास। डी भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। और डी आपको यूनिट 5 चैलेंजेस, मतलब चुनौतियाँ, निरक्षरता, भारत में अभी क्या क्या चुनौतियाँ हैं, निरक्षरता, बेरोजगारी, समुदायवाद, आतंकवाद। ये टोटल मैंने सब पेपर का हम विश्लेषण कर दिए। अब सिलेबस का अर्थ क्या होता है, पहले हम ये बता देते हैं विषय वस्तु क्या होती है। विषय वस्तु से आपको यह ज्ञान होगा कि आपको किताब में पढ़ना क्या है, क्योंकि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी अभी ऐसे हैं बीए पार्ट 3 का भी, जो उसको सही से सिलेबस नहीं पता होगा। अगर कोई इतिहास सब्जेक्ट लिया हुआ तो उसको इतिहास का सिलेबस नहीं पता होगा।
और इस वीडियो पर मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इतिहास का ही डालूंगा, भूगोल का डालूंगा, मैथ का डालूंगा। मैथ का तो मैं खुद ही पर्सनली तो इस सब का मैं डालूंगा इस पर, लेकिन पहले मैं इतिहास का डाल दिया हूँ क्योंकि हमको ये मेरे पास कहीं से मिला है, तो मैं इसको डालने का प्रयास किया हूँ। और दूसरा, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो गेस्ट पेपर से आप जो पढ़िएगा ना बुक को, गेस्ट पेपर को क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो गेस्ट पेपर को पढ़ने में भी आपको सिलेबस का पूर्ण योगदान होगा। जब तक सिलेबस आपको नहीं पता होगा किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको आप गेस्ट में भी पढ़ के क्या कीजिएगा। आप तो 30-35 को गेस्ट पेपर में क्वेश्चन रहता है, अब 35 क्वेश्चन रट लीजिएगा थोड़ी ना टकराने वाला है। अब 35 याद हो जाएगा क्या? इतिहास का क्वेश्चन है, 5-5 6-6 पेज में जाता है। तो इसलिए आपको उसके लिए आपको बुक पढ़िएगा या कहीं भी पढ़िएगा, आपको सिलेबस की आवश्यकता होगी। और सिलेबस मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया हूँ। सिलेबस में आपको A to Z आता है। कहीं भी आप मार्केट से सिलेबस को खरीदिएगा आपको इंग्लिश वर्जन मिलेगा। मैं पूरी इंग्लिश वर्जन को हिंदी कर दिया हूँ ताकि आप सभी विद्यार्थी को सुलभ मिले। मेरे वीडियो को आपको लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे न तो लाइक से कोई इफेक्ट है न सब्सक्राइब से इफेक्ट है। सब्सक्राइबर भी मेरा कोई खास नहीं है वीडियो में। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जिन ज़रूरतमंद विद्यार्थी को अगर उनके पास न सिलेबस है न पुस्तक है, तो मैं किसी भी माध्यम से उन्हें पुस्तक, सिलेबस एवं विभिन्न प्रकार की जो उनकी मैं शिक्षा में योगदान दे सकता हूँ, मैं देने के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। इसीलिए मैं यूट्यूब पे मेरा एक चैनल बनाने का यही मेरा उद्देश्य था। अन्यथा पैसा कमाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं तो कमाने के लिए तो बहुत ही सारा जगह खुला हुआ है, बहुत सारा मार्केट खुला हुआ है, बहुत सारा चीज़ है। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो भी विद्यार्थी है उनको समर्थन करें। नमस्कार, मैं सोनू कुमार दास। नमस्कार।